हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस मैराथन क्लास में हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछले वीडियो में आपको बताए थे, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सल्यूशन देखेंगे। तो इसके पहले वाले मैराथन क्लास यानी मैराथन क्लास 1 में हमने चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सभी क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। तो अगर आपने अभी तक मैराथन क्लास 1 नहीं देखा है तो आप 1 जाकर देख लीजिए, वहाँ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग ये मैराथन क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो इस क्लास से जुड़ सकें। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास को आप लोग ध्यान से देखिए। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं और जो भी पढ़े हैं वो भी, जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से देखते रहें। बहुत ही इजी लैंग्वेज में सभी टॉपिक को बता देंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जितना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है उसमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। तो आप इस मैराथन क्लास को पूरा एंड तक देखते रहिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बताए थे, इसके बाद चैप्टर 3 से। तो चैप्टर 2 का ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि संचरण लाइन के संस्थापन के लिए स्टील टावर को खड़ा करने की विधि समझाइए। मतलब इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील टावर को कैसे खड़ा करते हैं जब ट्रांसमिशन लाइन का हम इंस्टॉलेशन करते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर को खड़ा करने की हमने आपको बताया था 5 विधियां होती हैं। अब वो कौन कौन सी विधियां हैं अब आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे समझा देंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टील का स्ट्रक्चर होता है या स्टील संरचना जो होता है उसको खड़ा कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइन चालक का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका जो कंडक्टर गए होते हैं, जो आप लोग टावर पे कंडक्टर देखते हैं, उसी को लाइन चालक बोला जाता है, लाइन कंडक्टर बोला जाता है। तो ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइन चालक का प्रयोग किया जाता है। अब इन लाइन चालक ओवरहेड पावर लाइन के सपोर्ट के लिए स्टील से बनी एक स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसा पिछली वीडियो में बताया था, जो टावर होता है, टावर का मेन कार्य क्या होता है कि जो बल्क इलेक्ट्रिक पावर होता है उसको ट्रांसमिट करना, और जो आपका लाइन चालक होता है मतलब कि जो लाइन कंडक्टर होता है उसको सपोर्ट प्रदान करना। तो उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए क्या होता है, स्टील से बनी एक स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, जिसे स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं। और देखिए फिर इसे ट्रांसमिशन टावर, पावर टावर या स्टील टावर भी कहा जाता है। अब देखिए ये टावर काम क्या करता है। यह टावर जो होता है हैवी ट्रांसमिशन कंडक्टर को कैरी करता है और यह ज़मीन से सुरक्षित ऊंचाई तक होता है। कि जो टावर होते हैं उसको खड़ा करने की कई विधियां होती हैं, यहाँ पर जो भी आपके सिलेबस में वो हम बताएंगे। तो देखिए आपका जो स्टील टावर होता है उसको खड़ा करने की 4 मुख्य विधियां होती हैं। स्टील टावर को खड़ा करने की 4 मुख्य विधियां होती हैं। पहला देखिए होता है आपका बिल्डअप विधि या टुकड़ा करने की विधि। पहला मेथड होता है बिल्डअप विधि और ये नाम है, इसके बाद सभी जो जितने भी मेथड है अभी आपको हम पूरे डिटेल में बताएंगे। दूसरा होता है आपका सेक्शन मेथड, और तीसरा होता है ग्राउंड असेंबली मेथड, और चौथा होता है हेलीकॉप्टर मेथड। तो ये 4 विधियां होती हैं जिसकी सहायता से एक स्टील टावर को खड़ा किया जाता है। वैसे देखिए एक बात आपको और बता दें, नॉर्मली जो आप लोग पोल देखे होंगे, जो आरसीसी का पोल देखे होंगे खंभा, उसके लिए इन विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब बात आती है बल्क इलेक्ट्रिक पावर, कहने का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर के जो कंडक्टर होते हैं उनसे उनके लिए क्या होता है, 66 केवी हमने बताया भी आपको। अगर 66 केवी से अधिक का है तो इसके लिए हम टावर का प्रयोग करते हैं। बाकी वैसे क्या करते हैं हम, वो जो खंभा होता है आरसीसी का या लकड़ी खंभा, उससे भी काम चला लेते हैं। तो एक बार वैसे बता देते हैं आपको, जो स्टील टावर के अलावा जो टावर होते हैं उनको कैसे खड़ा किया जाता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्टील टावर को कैसे खड़ा करते हैं। तो देखिए जो आपका खंभों को खड़ा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले नींव खोदते हैं। तो उस खंभों को खड़ा करने के लिए नींव खोदते हैं, और नींव जो खोदते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा नींव खोदते हैं, ताकि मतलब कि दृढ़ता जबकि तक जब आप खंभा उसमें खड़ा करें तो दृढ़ता बनी रहे। और जो नींव खोदने के लिए जो गड्ढे का आकार होता है वो होता है 75 इंटू 45 सेमी का गड्ढा खोदते हैं। अब गड्ढा खोदने के बाद क्या करते हैं, नींव की खुदाई के बाद क्या करते हैं, खंभे को हमको नींव में खड़ा करना होता है। तो खंभों को नींव में खड़ा करने के लिए 2 मेथड का यूज किया जाता है। पहला होता है डायरेक्ट पोल मेथड और दूसरा होता है डेड मैन मेथड।
यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे डायरेक्ट पोल मेथड और डेडमैन मेथड दोनों। तो जो डायरेक्ट पोल मेथड होता है इसका उपयोग हम करते हैं जो ज़्यादा भारी खंभे होते हैं उसको खड़ा करने के लिए, और जो डेडमैन मेथड होता है इसका प्रयोग करते हैं हम जो हल्के खंभे होते हैं उनको खड़ा करने के लिए। जो डायरेक्ट पोल मेथड होता है सब दोनों मेथड में ही क्या करते हैं, पहले खंभे को बिल्कुल पट गिरा देते हैं और खंभे का जो नीचे वाला भाग होता है जिसको हमको ज़मीन में रखना है, मतलब जिसको नींव में डालना है, वो नींव के साइड रहता है। इसके बाद क्या करते हैं, रस्सी की सहायता से इसको हम खंभे को नींव में खड़ा कर देते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ का ज़मीन कैसा है, क्योंकि खंभा जहाँ खड़ा किया जाएगा वहाँ का ज़मीन अच्छा होना चाहिए ताकि मजबूती बना रहे। और अगर वहाँ पर ज़मीन के अनुसार डिपेंड करता है किस प्रकार से गड्ढा खोदा जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टील टावर के अलावा जो टावर्स होते हैं जैसे लकड़ी का पोल हो गया, आरसीसी पोल हो गया, उनको कैसे खड़ा किया जाता है ये बता दिया आपको। अब देखते हैं जो स्टील टावर हाई पावर को जो ट्रांसमिट करते हैं उनको कैसे खड़ा करते हैं। जो आप हाईवे के बगल या कहीं पर भी देखे होंगे उसको, उसके लिए 4 विधि हमने आपको बताया, बिल्डअप विधि, सेक्शन मेथड, ग्राउंड असेंबली मेथड और हेलीकॉप्टर मेथड। अब बारी बारी से सभी मेथड को हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्डअप मेथड क्या होता है ट्रांसमिशन टावर के इरेक्शन के लिए खड़ा करने के लिए। तो देखिए जो बिल्डअप मेथड होता है, बिल्डअप का मतलब कि यहाँ पर के बिल्डअप का मतलब आपको समझ में आ जाएगा जब इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। तो देखिए इस मेथड का प्रयोग जो होता है भारत में 66 kV, 132 kV, 220 kV और 400 kV ट्रांसमिशन लाइन को खड़ा करने में होता है। तो जो टावर के नाम आपने सुना होगा, जो टावर के नाम होते हैं इसी आधार पर रखे जाते हैं कि ये 66 kV का टावर है, 132 kV का टावर है, 220 kV का टावर है। तो टावर का नाम ही इनकी वोल्टता के आधार पर ही होता है। तो जो बिल्डअप मेथड है इसमें क्या होता है, 66 kV, 132 kV, 220 kV और 400 kV ट्रांसमिशन लाइन को खड़ा करने के लिए हम इस बिल्डअप मेथड का प्रयोग करते हैं। इस मेथड के कुछ एडवांटेज हैं, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो टावर का मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि पूरे टावर को, कई मेथड ऐसे होते हैं जिसमें पूरे टावर को एक ही स्थान पर बनाया जाता है, फिर उसको क्रेन की सहायता से उठाकर कहीं पर स्थापित किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्डअप मेथड है, मतलब छोटा छोटा बिल्ड करके एक स्थान पर उसको हम स्थापित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सस्ता होता है, मतलब कि यातायात की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है और ये सस्ता भी होता है, मतलब कि अधिक महंगी क्रेन वगैरह की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की मशीनरी जैसे क्रेन आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर टावर के मटेरियल को पहुँचाने जो खर्चा आएगा वो कम आएगा। अब देखिए इसका दूसरा एडवांटेज ये है, तीसरा एडवांटेज ये है कि टावर के निर्माण का कार्य जो होता है किसी भी प्रकार के भूभाग तथा पूरे वर्ष किया जा सकता है। देखिए कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ पर अगर हमको ट्रांसमिशन टावर को स्थापित करने की आवश्यकता है तो हम हर वर्ष नहीं कर सकते, मतलब कुछ विशेष, मतलब कि जैसे सीजन होता है कि इस स्थान पर यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी या इस समय वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं होगी। तो इस प्रकार जो ये बिल्डअप मेथड होता है इसको हम किसी भी प्रकार के, मतलब भूभाग कैसा हो, जो पृथ्वी जहाँ पर हम ट्रांसमिशन टावर को इंस्टॉल करेंगे वहाँ वो कैसा भी हो, और इसको हम पूरे वर्ष इसको कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेज ये है। और इसमें क्या है, इस विधि में श्रमिक जो होते हैं सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किलफुल ये वर्क नहीं होता है बिल्डअप मेथड। तो इसमें क्या होते हैं, जो वर्कमैन होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि इस विधि में टावर के अलग अलग भाग को जोड़कर टावर का निर्माण किया जाता है। हमने आपको बताया कभी कभी क्या होता है, पूरे टावर को एक साथ पहले बना लिया जाता है, असेंबल कर लिया जाता है, उसके बाद खड़ा करते हैं। लेकिन जो बिल्डअप मेथड है इसमें टावर को क्या करते हैं, एक एक स्टेप, छोटे छोटे स्टेप में खड़ा करके उसकी पूरी लंबाई तक ले जाते हैं। तो टावर के अलग अलग पार्ट को जोड़ करके टावर का निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसमें समय को बचाने के लिए टावर मटेरियल के इरेक्शन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में रख दिया जाता है। इरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब जो टावर का जो मटेरियल, जैसे यहाँ पर ऐसे करके मटेरियल है तो एक लाइन से इसको, जैसे एक नंबर 1 है, फिर इसको ये नंबर 2 है, फिर ये क्या है, फिर यहाँ पर नंबर 3 है। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन टावर का मटेरियल होता है उसको एक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, रखने के बाद उसको असेंबल करते हैं, मतलब उसको जोड़ते हैं। और इरेक्शन जो होता है मतलब टावर को खड़ा करने की प्रक्रिया जो होती है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। और सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले टावर का जो 4 मेन लेग होता है, मतलब कि जो टावर यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से होता है, जो 4 लेग होते हैं टावर के, जो उसका नींव में रखा जाता है। जैसे सबसे पहले टावर के 4 मेन लेग को हमने बताया था जब ट्रांसमिशन पढ़ा रहा था, उसमें ट्रांसमिशन टावर की पार्ट बारे में बताया था, उसमें लेग भी आपको बताया था। तो जो टावर का 4 मेन लेग होता है उसको सबसे पहले इरेक्ट करते हैं, मतलब सबसे पहले जो नींव जो बनाई जाती है टावर को खड़ा करने के लिए, सबसे पहले टावर के लेग, चारों जो लेग होते हैं उसको हम इरेक्ट करते हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, अब टावर के अलग अलग भागों को भी उठाया जाता है। श्रमिक टावर के ऊपर चढ़कर टावर के अलग अलग भागों को नट बोल्ट के द्वारा टाइट करते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक पूरा टावर खड़ा नहीं रहता है। कहने का मतलब एक छोटा छोटा स्टेप, पहले एक स्टेप करेंगे इधर, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप लगाएंगे, फिर यहाँ पर नट बोल्ट लगाएंगे, फिर तीसरा स्टेप लगाएंगे, तीसरा। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा टावर जो होता है खड़ा नहीं हो जाता है।
अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है कि टावर को उठाने के लिए डायरेक्ट पोल विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टावर को उठाने का मतलब है कि जो टावर का मटेरियल होता है छोटे छोटे स्टेप में जो उसको हम असेंबल करके बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है टावर को उठाने के लिए डायरेक्ट पोल मेथड में क्या होता है कई रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस विधि में कई रस्सी की सहायता से टावर को उठाया जाता है। अब देखिए टावर को इरेक्ट करने का जो दूसरा मेथड है उसको कहते हैं सेक्शन मेथड। तो सेक्शन मेथड ऑफ स्टील टावर इरेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो टावर के जो मेजर सेक्शन होते हैं, कहने का मतलब जो टावर के मेन सेक्शन होते हैं उसको ज़मीन पर ही क्या करते हैं असेंबल करते हैं। कहने का मतलब पूरे टावर को ज़मीन पर असेंबल नहीं करते हैं, जबकि टावर के जो मेन सेक्शन होते हैं उसको ज़मीन पर जोड़कर एक असेंबली बना लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं इस असेंबली को मोबाइल क्रेन या डेरिक पोल के द्वारा स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब जो सेक्शन मेथड होता है इसमें जो टावर के मेन सेक्शन होते हैं उसको ज़मीन पर ही पूरा सेट कर लेते हैं, असेंबली बना लेते हैं। फिर इस असेंबली को मोबाइल क्रेन या डेरिक पोल आपको बता चुके हैं क्या होता है। डेरिक पोल में क्या होता है रस्सी की सहायता से क्या होता है कई जो पोल होते हैं उसको उठाया जाता है। तो जो सेक्शन मेथड जो आप सेक्शन ज़मीन पर तैयार किया जाता है उसको क्या करते हैं डेरिक पोल के द्वारा हम उठाते हैं और पूरे टावर को खड़ा करते हैं। अब जब सेक्शन मेथड में जब सभी सेक्शन का इरेक्शन हो जाता है, कहने का मतलब जब सभी सेक्शन को खड़ा कर लेते हैं, इसके बाद टावर का जो टॉप आपको बता चुके टावर का जो टॉप होता है उसे बोलते हैं पीक को इरेक्ट करते हैं। इसके बाद सभी को हम बोल्टेड अप करते हैं, कहने का मतलब सभी को बोल्ट के द्वारा कस देते हैं। तो ये होता है आपका सेक्शन मेथड जिसमें टावर के सेक्शन को ज़मीन पर असेंबल करके टावर को इरेक्ट किया जाता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट है ग्राउंड असेंबली मेथड। नाम से ही पता चल रहा है ग्राउंड असेंबली मतलब कि ग्राउंड पर ही सब कुछ असेंबल करके टावर को खड़ा किया जाता है। देखिए इस विधि में टावर के पार्ट को ज़मीन पर इकट्ठा किया जाता है मतलब असेंबल किया जाता है तथा पूरे टावर को असेंबल किया जाता है। पूरे टावर को ग्राउंड पर क्षैतिज दिशा में जोड़ा जाता है, कहने मतलब पूरे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पूरे टावर के जितने भी पार्ट होते हैं सभी टावर क्या करते हैं जितने भी टावर के पार्ट होते हैं सभी को ज़मीन पर पूरा सेट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ज़मीन पर ही क्रॉस आर्म को भी जोड़ दिया जाता है। अब कहने मतलब पूरा का पूरा टावर तो बनाते ही हैं, साथ ही जो इसका क्रॉस आर्म जो इस प्रकार से आपको बताएं क्रॉस आर्म क्या होता है। जैसे कुछ अगर इस प्रकार से टावर है आपका, इस प्रकार से टावर है तो यहाँ पे जो ऐसे निकला रहता है ऐसे उसी को बोलते हैं क्रॉस आर्म। तो टावर के साथ साथ इसमें क्रॉस आर्म को भी पूरा मतलब टावर में ही सेट कर दिया जाता है। जैसे ही पूरे टावर को जोड़ दिया जाता है तो पूरे टावर को क्रेन की सहायता से उठाया जाता है। जो क्रेन होता है एक विशेष प्रकार का क्रेन होता है, उसका यूज इसी के लिए किया जाता है, उसे मोबाइल क्रेन बोला जाता है। अब देखिए तो अब टावर को मतलब असेंबल करने के बाद पूरे टावर को क्रेन की सहायता से उठाया जाता है तथा जिस स्थान पर स्थापित करना होता है उसके नींव के ऊपर रख दिया जाता है। जो टावर का जो नींव बनाया जाता है टावर को उठाने के बाद उस नींव पर रख दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग बड़े तथा भारी टावर के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि मोबाइल जो क्रेन होता है उसका भी कुछ लिमिट होगा, उतने उससे भारी नहीं उठा पाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम पूरे टावर को ज़मीन पर बनाते हैं और मोबाइल क्रेन की सहायता से उस नींव पर रख देते हैं। देखिए भारत में इस विधि को नहीं अपनाया जाता है क्योंकि मोबाइल क्रेन का किराया का कीमत जो होता है अधिक होता है तथा टावर लोकेशन तक सड़कें भी नहीं बनी होती हैं। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग, भारत में इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जो मोबाइल क्रेन होता है उसका आकार मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ का होता है और भारत में जहाँ पर टावर को इरेक्ट करना होगा, जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ी एरिया में आपको टावर को इरेक्ट करना है, खड़ा करना है, तो वहाँ पर सड़कें नहीं होती हैं, तो हम बिना मोबाइल क्रेन के तो वहाँ पर टावर को उठा नहीं सकते। इसलिए भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। भारत में बिल्डअप मेथड जो होता है उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जहाँ पर हम टावर के पूरे पार्ट को मतलब एक एक स्टेप में करके टावर को इरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं कि जो आपका ग्राउंड असेंबली मेथड है वो किस प्रकार से वर्क करता है और साथ ही साथ आपको लास्ट की वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे पूरा वीडियो के माध्यम से कि टावर को इरेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये था आपका ग्राउंड असेंबली मेथड जिसमें पूरे ग्राउंड पर टावर को असेंबल कर लिया जाता है, साथ ही साथ क्रॉस आर्म को भी टावर में पूरा सेट कर देते हैं, मोबाइल क्रेन की सहायता से इसको उठाते हैं। इस प्रकार से ग्राउंड असेंबली मेथड होता है और ये भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए आपका अगला है हेलीकॉप्टर मेथड। सबसे पहले आपको बता देते कि जो हेलीकॉप्टर मेथड होता है इसका उपयोग वहीं किया जाता है, जैसे पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर पहाड़ी एरिया में बहुत मुश्किल होता है एक टावर को खड़ा करना। तो क्या करते हैं इस और मतलब कि जैसे पहाड़ी एरिया तो वहाँ पर टावर को खड़ा करना ही नहीं बल्कि टावर के जो स्टील टावर होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट को उस स्थान तक पहुँचाना भी बहुत मुश्किल वाला कार्य होता है। तो ऐसे स्थानों पर हम हेलीकॉप्टर मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है जो टावर के पार्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको
टावर इस स्थान पर स्थापित करना है, ठीक है, ये स्थान है। तो टावर के पार्ट को यहाँ पर नहीं लाएंगे बल्कि कहीं दूर पर ही टावर के पार्ट को मतलब कि सेटअप कर लेंगे उसका। उसके बाद हेलीकॉप्टर की सहायता से टावर के पार्ट को उस स्थान पर ले जाएंगे और नट बोल्ट के द्वारा कस देंगे। देखिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इस विधि में टावर को अलग अलग हिस्सों में बनाया जाता है, मतलब कई जगह इसके पार्ट्स को बनाया जाता है तथा हेलीकॉप्टर की सहायता से टावर के अलग अलग हिस्सों को उठाकर एक दूसरे के ऊपर फिट किया जाता है। एक वर्कमैन होता है, एक व्यक्ति रहता है, वही क्या करता है टावर पर पूरे मतलब कि सेट करता है। सेट करने के बाद जैसे सेट हो जाता है वहाँ पर नट बोल्ट लगाकर उसको कस देता है। और देखिए जब तक कि पूरा टावर खड़ा ना हो जाए तब तक मतलब कि इसके हिस्सों अलग अलग हिस्सों को उठाकर एक के ऊपर एक को फिट करते हैं। फिर देखिए इसमें कह रहा है कि कभी कभी इस विधि में अलग अलग हिस्सों को जोड़कर पूरा टावर बनाया जाता है तथा हेलीकॉप्टर की सहायता से पूरे टावर को उठाकर टावर की नींव पर रखकर टावर को खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पूरा कभी कभी होता है कि पूरे टावर को ही, जैसे अगर ज़्यादा लंबाई का टावर नहीं है, मतलब कि ज़्यादा उस प्रकार का नहीं है ताकि उसको उठाया जा सके, तो इस प्रकार के टावर को क्या करते हैं, पूरे टावर को ही पहले नींव तैयार करते हैं। नींव तैयार करने के बाद पूरे टावर को ही हेलीकॉप्टर की सहायता से उठाकर उस स्थान पर खड़ा कर देते हैं। तो देखिए बस इसमें समझने वाली बात है कि हेलीकॉप्टर विधि में क्या होता है और ग्राउंड असेंबली मेथड में क्या होता है। तो ये थे आपका टावर का इरेक्शन का ये 4 मेथड था। इन 4 मेथड का ही यूज किया जाता है। सभी मेथड को हमने आपको डिटेल। अब देखिए हमने आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि केबल को बिछाने की विधियों का उल्लेख कीजिए या फिर केबल के बिछाने की विधियों को समझाइए। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, क्वेश्चन एक हो सकता है, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका कई हो सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद आंसर लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन केबल को बिछाने की विभिन्न विधियों को समझाइए। तो केबल को बिछाने की जितनी भी विधियाँ होती हैं यहाँ पर आपको डिटेल में उसका वर्णन करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखिए आपका पहला मेथड जो होता है वो है डायरेक्ट लेइंग मेथड। डायरेक्ट लेइंग मेथड में होता क्या है, देखिए जो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट ही केबल को ज़मीन के अंदर बिछा देना। तो इस विधि में क्या होता है, केबल को बिछाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 1.5 मीटर गहरा और 0.6 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदते हैं। मतलब कि ऐसा गड्ढा खोदते हैं जिसका गहराई जो हो 1.2 मीटर या 1.5 मीटर हो और चौड़ाई जो हो 0.6 मीटर हो। आप चित्र में देख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेंच वर्ड यूज़ किया गया। जो ट्रेंच वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है गड्ढा या खाई, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो ट्रेंच, गड्ढा को हमने खोद दिया। अब गड्ढा को खोदने के बाद जो ट्रेंच मतलब गड्ढे का जो निचला सबसे भाग होता है, मतलब परत है, जो जमीन की परत कह सकते हैं, उस पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम 10 सेमी मोटी बालू की परत से उसको ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, मॉइस्चर यानी कि नमी होता है। इससे नमी हो केबल तक न पहुंचे, इसलिए क्या करते हैं हम पहले मिट्टी की परत होती है उसके ऊपर 10 सेमी मोटी परत बालू डाल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बालू की परत के ऊपर केबल को रख देते हैं। अब क्या करता है, बालू जो होता है आपको केबल को नमी से बचाता है। इसके बाद क्या करते हैं, जब बालू की परत रख देते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, हम केबल को बिछा देते हैं। अब केबल को बिछाने के बाद उसके ऊपर भी 10 सेमी मोटी बालू की परत उसको ढक देते हैं। मतलब कि ऐसे समझिए यहाँ पर आप, जैसे यहाँ पर एक केबल, ये हम गड्ढा खोद दिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये 1.2 मीटर गड्ढा खोद दिए, तो यहाँ पर इतना पार्ट हम बालू से ढकेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ऐसे करके ये केबल बिछा दिए, ठीक है। ये पीला वाला जो कलर केबल है। और फिर से इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर फिर से हम बालू रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ऊपर का भाग होगा उसको हम कंक्रीट या फिर ईंट की सहायता से उसको ढक देते हैं। और इस प्रकार से आपका जो डायरेक्ट लेइंग मेथड है, इसमें इस प्रकार से इसको हम केबल को बिछा देते हैं। तो डायरेक्ट लेइंग मेथड में कुछ नहीं होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके नीचे बालू रखते हैं, उसके ऊपर केबल रखते हैं, फिर से बालू रखते हैं और उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम मिट्टी या फिर ईंट या फिर कंक्रीट की सहायता से उसको ढक देते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं और यही चित्र आपको एग्जाम में बनाना भी है। अब चित्र में देखकर समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो गोला वाला भाग है यही आपका केबल है और यहाँ पर इसके देखिए इधर भी और इधर भी पूरा बालू रखा गया है और ऊपर वाला जो भाग है उसको हम मिट्टी की सहायता से या कंक्रीट की सहायता से ढक देते हैं। और इसकी जो ट्रेंच की गहराई है वो 1.2 मीटर या 1.5 मीटर रखा गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ लेना है कि जब एग्जाम में केवल एक मेथड देगा पूछेगा, जैसे कि एग्जाम में दे दिया कि जो केबल को बिछाने के डायरेक्ट लेइंग मेथड होती है उसको लिखिए, तो केवल उसमें एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन ऐड रहेगा। उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको लिखना होगा। लेकिन अगर केवल मेथड पूछता है तो तीनों मेथड एक ही में पूछेगा। अगर केवल एक मेथड पूछता है तो उसमें आपको लाभ और हानि दोनों को बताना होगा और साथ ही साथ उसमें आपको डायग्राम बनाने की भी बोल देगा, तो ये आपका डायग्राम बनाना होगा। तो जो अब डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है इसका एडवांटेज क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो लाभ की बात करें तो यह जो होता है सरल और सस्ता होता है और केबल में जो उत्पन्न गर्मी होती है आसानी से जमीन में फैल जाती है, क्योंकि केबल के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी हमने बालू की परत से उसको ढका है। इसमें हानि क्या होता है, जो केबल नेटवर्क में बदलाव, जैसे कि अगर हमको कभी जरूरत पड़ा कि उसी स्थान से एक और केबल को ले जाना है तो केबल नेटवर्क में बदलाव जो होता है आसान नहीं होता है और रखरखाव की लागत भी, जो मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा आता है और इसमें फॉल्ट की पहचान करना भी मुश्किल होता है। और अगर फॉल्ट का पहचान हो भी गया तो उसको वहाँ पर मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है इसके लाभ और हानि होते हैं।
अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है आपका ड्रा इन सिस्टम। ड्रा इन सिस्टम मेथड जो है आपका जो डायरेक्ट लेइंग मेथड है, मतलब कि प्रत्यक्ष विधि है, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है और इसका उपयोग भी किया जाता है, लेकिन उतना नहीं। अब इसका भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रा इन सिस्टम होता क्या है। देखिए, ड्रा इन सिस्टम का हिंदी होता है अनुकर्षण विधि। अनुकर्षण विधि इसको बोलते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, गड्ढे में सीधा हम पाइप को, मतलब कि सीधे गड्ढे में सीधा केबल को नहीं बिछाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम एक कंड्यूट या पाइप बिछाते हैं। सबसे पहले गड्ढा खोदने के बाद पाइप बिछाते हैं, और ये पाइप जो होता है आपका या सीमेंट कंक्रीट या कास्ट आयरन का बना हो सकता है। इसके बाद मैन होल किया जाता है। मैन होल यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, ये इसी प्रकार से ऐसे होता है मैन होल। मैन होल आपको बता दी, जैसे एक दीवार है, दीवार के दो तरफ दूसरे साइड वायरिंग कर रहे हैं आप, दीवार के दूसरे साइड आपको वायर को ले जाना है, तो आप दीवार में होल करते हैं, तब वहां से क्या करते हैं, वायर को खींच लेते हैं। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर मैन होल वर्ड यूज किया गया है। तो इसके बाद इसमें क्या करते हैं, मैन होल करते हैं और केबल को क्या करते हैं, मैन होल से पाइप में खींच लेते हैं, और इस प्रकार से ड्रा इन सिस्टम वर्क काम करता है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्यूट्स बनाए गए हैं, ये पाइप्स हैं और एक कंक्रीट करके कवरिंग किया गया है इसका। तो इस प्रकार से आपका ड्रा इन सिस्टम होता है, आप चित्र में देख भी सकते हैं। अब इसमें अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो जो आपका ड्रा इन सिस्टम होता है, इसमें जो आपका जो एडवांटेज है उसमें देखिए, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है और यह अधिक टिकाऊ एवं विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसको पाइप में, मतलब कंड्यूट में केबल को बिछाया जाता है, तो टिकाऊ और विश्वसनीय होता है। और इसका अनुरक्षण कार्य भी सरल होता है। और अनुरक्षण के लिए से अगर हमको अगर पाइप जो अंडरग्राउंड केबल को बिछाएं, अगर कहीं पर फॉल्ट हो गया, तो उसके लिए हमको गड्ढे को फिर से खोदना नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर अंदर पाइप बिछाया गया है और मैन होल किया गया है। तो मैन होल से ही हम केबल को खींचकर उसका मेंटेनेंस कर देते हैं। इसके बाद इसका अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसको बिछाने में जो कॉस्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, और इसमें ऊष्मा विसरण की क्षमता कम है। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट लेइंग मेथड में देखा था, उसमें केबल के दोनों ऊपर, मतलब ऊपर की साइड, नीचे की साइड के सैंड, मतलब बालू बिछाया गया था। इससे नमी क्या था, उसमें जो भी ऊष्मा होती थी वो काफ़ी आसानी से फैल जाता था। तो डायरेक्ट लेइंग मेथड में आपने देखा था, जो केबल होता है, केबल के ऊपर की साइड, नीचे की साइड बालू होता है, जिससे केबल में जो भी ऊष्मा उत्पन्न होता है उसका विसरण हो जाता है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जो केबल होता है वो कंड्यूट, मतलब पाइप में होता है, तो इसकी विसरण क्षमता क्या होती है, कम होती है। और इसका जब भी मेंटेनेंस करना होता है या फॉल्ट वगैरह खोज के उसको सॉल्व करना होता है, मतलब उसका सही करना होता है, तो उसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके हम ठोस प्रणाली की बात करें, तो जो तीसरा और सबसे लास्ट मेथड है उसको बोलते हैं सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम, ठोस प्रणाली विधि। और एग्जाम में हिंदी वर्ड आता है तो वहाँ पर ठोस द्रोणिकाकरण विधि भी आ सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करना है क्वेश्चन को समझने के लिए। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखें तो समझ में ना आए, तो सीधा उसका इंग्लिश वाला पार्ट देखिए, इंग्लिश वाले पार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इसमें सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, दोनों मेथड की तरह इसमें भी क्या करते हैं, हम एक गड्ढा खोदते हैं, लेकिन जो गड्ढा खोदते हैं उसके चारों तरफ मिट्टी होता है। लेकिन जब इसमें क्या होता है, जो सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम होता है, इसमें ट्रेंच के चारों तरफ मिट्टी नहीं होता है। इसमें ट्रेंच जो होता है कंक्रीट का बना होता है। जैसे आप गांव में या शहर में नाली देखते हैं, नाली के तीनों साइड अगल, मतलब कि दोनों बगल में और नीचे क्या होता है, कंक्रीट का बना होता है। इसी प्रकार से ठोस प्रणाली में जो गड्ढा होता है वो कंक्रीट का बना होता है। इसके बाद उसमें क्या करते हैं, हम बिटुमिनस पदार्थ, एक मटेरियल होता है, उसको हम भर देते हैं। इस पदार्थ को क्यों भरते हैं, इस पदार्थ को भरने से जो नमी का प्रभाव होता है वो केबल तक नहीं पहुंचता है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद इसे कंक्रीट से इसे कवर कर देते हैं। तो ये होता है आपका सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम, ठोस द्रोणिकाकरण विधि इसको हिंदी में बोलते हैं। अब अगर बात करें हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो इसका एडवांटेज जो है वो है कि ये अधिक टिकाऊ होता है और विश्वसनीय होता है। और इसमें भूमि में रासायनिक क्रिया, जैसे अगर भूमि में कोई रासायनिक क्रिया होता है तो उसके केबल को क्षति नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो केबल है वो कंक्रीट के ट्रेंच से बना होता है। अब इसमें जो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और हानि की बात करें तो जो अगर इसको हम अगर जो सॉलिड सिस्टम होता है, अगर इस विधि से केबल को बिछाते हैं तो इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है और बिछाने में भी बहुत अधिक समय लगता है, और इसमें कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद कर लेना है और समझ में भी आ गया होगा तीनों मेथड। पहले मेथड में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, दूसरे में हम कंड्यूट में केबल को बिछाते हैं, और तीसरा जो होता है इसमें ट्रेंच जो होता है वो कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों मेथड उम्मीद आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर पर किए जाने वाले परीक्षण को समझाइए। ये चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं बहुत ही अच्छे से कि ट्रांसफार्मर पर कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं, और साथ ही इसमें विद्युत रोधी तेल के परीक्षण को समझाइए, BDV इसके बाद बताएंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइप टेस्ट को हिंदी में बोला जाता है प्रारूप परीक्षण। नाम से देखिए, टाइप टेस्ट का मतलब होता है, जैसे देखिए, जैसे किसी भी कंपनी में, किसी भी कोई भी कंपनी जो ट्रांसफार्मर को बनाती है, वहाँ पर किसी भी फर्म द्वारा वहाँ पर उसको ऑर्डर किया जाता है। जैसे मान लीजिए
500 ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो वो 500 ट्रांसफार्मर में तो पहली बार जो टाइप टेस्ट होता है वो 500 ट्रांसफार्मर, अगर 500 ट्रांसफार्मर बनाया गया है तो वो 500 ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर जिस स्पेसिफिकेशन या जिस डिज़ाइन का होगा उसी प्रकार से 500 होगा। तो मतलब इसमें से 2 या 3 ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही हो जाता है कि जो टाइप टेस्ट होता है वो किसी एक वर्ग के ट्रांसफार्मर के एक ट्रांसफार्मर किया जाता है। कहने का मतलब अगर 500 ट्रांसफार्मर है सेम टाइप का तो 500 में से केवल 2 या 3 या फिर एक ही ट्रांसफार्मर का टेस्ट किया जाता है। ये टाइप टेस्ट होता है। और देखिए जो टाइप टेस्ट होता है, टाइप टेस्ट से क्या ज्ञात होता है, क्या कन्फर्म होता है कि जैसे जो कस्टमर होता है जिस डिज़ाइन का, जिस स्पेसिफिकेशन का वो ट्रांसफार्मर बनवाता है, ऑर्डर करता है, उससे ये कन्फर्म हो जाता है कि उस डिज़ाइन को के अनुसार वह ट्रांसफार्मर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो समझ में आ गया होगा टाइप टेस्ट क्या होता है। टाइप टेस्ट पहली बार टाइप टेस्ट जो होता है यह किसी एक वर्ग के ट्रांसफार्मर के सिर्फ एक ट्रांसफार्मर करते हैं। और यह परीक्षण जो होता है इसलिए किया जाता है ताकि यह कन्फर्म हो सके कि जो कस्टमर हैं जिस डिज़ाइन या जिस स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन मतलब कि आप समझ सकते हैं डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन, जैसे आप फ़ोन का फीचर देखते हैं उसे स्पेसिफिकेशन बोलते हैं कि कितने केवीए क्या है, किस टाइप से होना चाहिए। तो कस्टमर को जो डिमांड होता है इस डिज़ाइन का, इस स्पेसिफिकेशन का चाहिए, तो एक टाइप टेस्ट में यही ज्ञात होता है कि वो उस डिज़ाइन का बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो टोटल यहाँ पर जो हमने बताया आपको ये वही चीज़ लिखा गया है कि यह परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि यह कन्फर्म हो सके कि बनाया गया ट्रांसफार्मर कस्टमर के दिए गए डिज़ाइन व स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाया गया है। और यह परीक्षण जो होता है ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए किया जाता है। और यह परीक्षण जो है किसी एक वर्ग के सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का किया जाता है। अब देखिए जो आपका टाइप टेस्ट होता है इसमें जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर का प्रारूप परीक्षण को विस्तार से लिखिए, तो आपको केवल यहाँ पर टाइप टेस्ट के बारे में केवल इतना ही समझा पाएंगे आप। तो केवल इतना ही नहीं लिखना होगा। टाइप टेस्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर आपको तीनों प्रकार भी लिखना होगा और तीनों प्रकार में से कोई भी एग्जाम में आ भी सकता है। तो जो टाइप टेस्ट होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है आपका तापक्रम विधि परीक्षण, मतलब कि टेम्परेचर राइज टेस्ट, और दूसरा होता है आवेग वोल्टता परीक्षण, इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट, और तीसरा होता है आपका शोर स्तर परीक्षण, मतलब नॉइज लेवल टेस्ट। अब हम 1 बाय 1 करके तीनों जो टाइप्स हैं टाइप टेस्ट के इसको देखते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर के टाइप टेस्ट का दूसरा टाइप है ये, दूसरे प्रकार में दूसरा प्रकार है कि आपका आवेग वोल्टता परीक्षण, मतलब कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट। तो इसका देखिए इसमें क्या समझना है आपको, ये आवेग वोल्टता परीक्षण होता क्या है। तो पहले तो आपको इतना पता है कि जो आवेग वोल्टता परीक्षण यानी कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट है यह एक प्रकार का टाइप टेस्ट है, क्योंकि एग्जाम में पूछता भी है कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है, तो आपको बताना है टाइप टेस्ट है। और हम जानते हैं कि इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन होता है, और इंसुलेशन जो है ट्रांसफार्मर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इंसुलेशन में अगर किसी भी प्रकार का वीकनेस होता है तो यह ट्रांसफार्मर के फेल्योर का, मतलब फेल होने का कारण बन जाता है। लेकिन हम इंसुलेशन के टेस्ट के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर पर इम्पल्स टेस्ट जो हमने बताया आवेग वोल्टता परीक्षण परफॉर्म किया जाता है। और जो आवेग वोल्टता परीक्षण होता है या जितने भी इंडोर और आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं उन पर आवश्यक होता है। इसमें देखिए करते क्या हैं, इसमें क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव होता है वो कैसे उत्पन्न करते हैं, इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट में क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इम्पल्स स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव मतलब कि मानक विद्युत तरंग लेते हैं, मानक आवेग तरंग लेते हैं। इसमें वो कैसे उत्पन्न करते हैं, इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर मतलब कि आवेग वोल्टेज जनरेटर से उसे उत्पन्न करते हैं। इसका एक प्री सेट वैल्यू मतलब एक कुछ निर्धारित मान लेकर उसको हम बारी बारी से 2 बार लगाते हैं। पहले क्या होता है, यदि जो इंसुलेशन है, जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है, अगर इंसुलेशन में कोई पंक्चर मतलब कि छिद्र, यदि इंसुलेशन में कोई पंक्चर पैदा नहीं होता है तो ट्रांसफार्मर परीक्षण के लिए पास माना जाता है। लेकिन अगर पंक्चर उत्पन्न हो जाता है तो ट्रांसफार्मर को परीक्षण में फेल माना जाता है। तो इस प्रकार से इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अब इसमें देखिए आपका तीसरा है, जो टाइप टेस्ट का तीसरा टाइप है नॉइज़ लेवल टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर में नॉइज़ किस प्रकार का होता है। तो जब भी आप लोग ट्रांसफार्मर के नज़दीक जाते होंगे या किसी सब स्टेशन के नज़दीक जाते होंगे तो वहाँ ट्रांसफार्मर जब चलता रहता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट होता रहता है तो उसमें से एक आवाज़ आता है, उसी को बोलते हैं हमिंग, मतलब कि ट्रांसफार्मर जो है हमिंग की आवाज़ उत्पन्न करता है। अब कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर का जो नॉइज़ लेवल टेस्ट होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में नॉइज़ उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का, मतलब किस कारण से उत्पन्न होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, मतलब कोर होता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स के कारण
कोर की पत्तियों में कंपन के कारण ट्रांसफार्मर हमिंग आवाज़ पैदा करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर नॉइज़ क्यों उत्पन्न करता है। तो इसका रीज़न यही है, ट्रांसफार्मर के कोर में चुंबकीय फ्लक्स के कारण कोर की पत्तियों में कंपन होता है, उसी करंट पैदा करता है। तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर जैसे एक ट्रांसफार्मर, इसके प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया गया है और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो इसमें देखिए जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है यह पतले पतले प्लेट से बनाया जाता है, यानी कि लैमिनेशन करके बनाया जाता है। ये आपको दिखता एक है, लेकिन ये क्या होता है, छोटे छोटे मतलब कि कई प्लेट होती हैं, उसको मिलाकर बनाया जाता है। तो अब जब हम ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको सप्लाई दे देते हैं, इसके बाद देखिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं। अब जब प्राइमरी वाइंडिंग पर सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स जो है वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कोर से चिपका हुआ होता है। तो ट्रांसफार्मर के कोर में भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें उसमें भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो कई पत्तियों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है और इसी कंपन के कारण ट्रांसफार्मर जो होता है हमिंग आवाज़ उत्पन्न करता है। अब बात आती है कि जो ट्रांसफार्मर का नॉइज़ लेवल टेस्ट है उसका नॉइज़ किस प्रकार से मापते हैं, मतलब कैसे पता करते हैं कि कितना नॉइज़, कितना शोर उत्पन्न कर रहा है। तो ये जो ट्रांसफार्मर का नॉइज़ लेवल होता है, यह नॉइज़ लेवल इंडिकेटर या नॉइज़ सेंसर आदि से डीबी में टेस्ट किया जाता है। डीबी का मतलब यहाँ पर है डेसिबल, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि का टेस्ट किया जा रहा है, ध्वनि को मापा जा रहा है, तो डीबी में ही मापा जाता है। अब नॉइज़ को कम करने का कई उपाय होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के नॉइज़ को 100% कम नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का जो नॉइज़ होता है उसको किन उपायों से कम किया जा सकता है। तो पहला है इसमें लो फ्लक्स डेंसिटी के पदार्थ क्रोड में लगाकर, और दूसरा है कड़ा करने वाले पदार्थ का प्रयोग करके, और तीसरा है प्लेटों को समान रूप से रखाकर। तो ये 3 उपाय है जिसकी सहायता से ट्रांसफार्मर के नॉइज़ को कम किया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर के नॉइज़ को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जो ट्रांसफार्मर का टाइप टेस्ट होता है, वो टाइप टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि टाइप टेस्ट क्या है, इसके प्रकार का विस्तार में वर्णन कीजिए, तो यही आपको लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत रोधी तेल के परीक्षण को समझाइए, यानी कि बीडीवी टेस्ट क्या है। बीडीवी टेस्ट चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों में दिया गया है। तो अब चलिए बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि बीडीवी टेस्ट क्या है। बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा बीडीवी टेस्ट क्या है। बीडीवी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, इसे ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट भी कहते हैं। बाकी इसका हिंदी नाम आप लोग देख लीजिएगा। बाकी पेपर जब मिलता है तो हिंदी वालों को, हिंदी जो इंग्लिश में लिखा रहता है क्वेश्चन, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है हिंदी के मुकाबले, ठीक है। तो अगर हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। बीडीवी टेस्ट अगर आया रहेगा तो यही आपको लिखना होगा। अच्छे से डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देंगे बीडीवी टेस्ट क्या होता है। तो देखिए बीडीवी का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जो बीडीवी टेस्ट होता है इसे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट भी कहते हैं। अब देखिए बीडीवी टेस्ट में होता क्या है, जो बीडीवी टेस्ट है इसमें जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेस्ट करते हैं, इसलिए इसको परावैद्युत सामर्थ्य परीक्षण भी कहते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, इंसुलेटिंग ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेस्ट करते हैं। अब कैसे टेस्ट करते हैं, अब इसका मेथड देखते हैं। देखिए जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी टेस्टिंग के लिए ऑयल का कुछ नमूना लेते हैं, उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। यह टेस्ट जो होता है सेल पारदर्शी ग्लास से बना होता है, उसमें होता है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं सेल पारदर्शी ग्लास किस प्रकार से होता है। अब इस सेल पारदर्शी ग्लास में लगभग 500 ml ऑयल आता है, मतलब 500 ml तेल इसमें डाला जाता है और इसके ऊपर लिड यानी ढक्कन से इसे ढक दिया जाता है। अब क्या होता है, इसमें 12.5 mm का पीतल का एक पॉलिश किया हुआ इलेक्ट्रोड होता है। 2 इलेक्ट्रोड होता है और दोनों इलेक्ट्रोड जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 2.5 mm की दूरी बनाए रखा जाता है। अब देखिए जो ये इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज सप्लाई से जोड़े जाते हैं और ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट AC 50 हर्ज, यानी कि ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट AC 50 हर्ज सप्लाई से जोड़ा जाता है।
तथा एक इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें परिवर्तित वोल्टेज मतलब वोल्टेज को कम ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या सुविधा होता है कि टाइपिंग करके हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वोल्टेज सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और इसके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद ली जाती है। अब देखिए 2 kV पर सेकंड के हिसाब से वोल्टेज को बढ़ाते हैं जब तक ब्रेकडाउन न हो जाए, और वोल्टेज को जब तक ब्रेकडाउन न हो जाए तब तक वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं। अब जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तब जो है सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप कर जाता है और उसी समय हम वोल्टेज की वैल्यू को नोट कर लेते हैं, और यही प्रक्रिया कम से कम 6 बार किया जाता है और हर बार वोल्टेज को नोट करते हैं। इसके बाद उसका औसत निकाला जाता है। जब औसत निकालते हैं तो एक क्या होता है, VDV वैल्यू प्राप्त होता है हमको। वो VDV वैल्यू क्या होता है, उसी पर क्या होता है, अगर इतना आ रहा होगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल का जो टेस्ट कर रहे हैं वह ऑयल हम ट्रांसफार्मर में सुरक्षित रूप से यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपको बताया VDV ट्रांसफार्मर तेल का एक महत्वपूर्ण और फेमस टेस्टिंग है, क्योंकि यह क्या होता है, यह जो साइट मतलब कि जहाँ पर भी टेस्ट करते हैं हम, जहाँ पर ट्रांसफार्मर संबंधित कार्य होता है वहाँ पर इसे आसानी से किया जा सकता है। आप देख सकते हैं मेथड में कितनी आसानी से इसको टेस्ट किया जा सकता है। इसलिए ये क्या होता है, VDV टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर का बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस टेस्ट होता है। अब बात आती है कि VDV की वैल्यू कितना होना चाहिए, कि ट्रांसफार्मर कितनी VDV का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर ऑयल जिसका टेस्ट कर रहे हैं हम उसको सेफली मतलब सुरक्षित रूप से ट्रांसफार्मर में यूज कर सकें। कहने का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझिए कि जिस भी ऑयल का हम टेस्ट कर रहे हैं उसका VDV वैल्यू कितना होना चाहिए कि हम उसे ट्रांसफार्मर में डाल दें, कि मतलब ट्रांसफार्मर में उसमें सुरक्षित रूप से यूज कर सकें। तो देखिए ट्रांसफार्मर तेल जो होता है उसका न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज के या फिर आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलिए, न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है जिस पर हम इस तेल को ट्रांसफार्मर में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं उसे 30 kV माना जाता है। मतलब कि VDV की वैल्यू, अगर ऑयल के VDV की वैल्यू 30 kV है तो उसे हम ट्रांसफार्मर में सुरक्षित रूप से यूज़ कर सकते हैं। तो यही इतना आपको एग्जाम में लिखना है और ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग यही होता है। और इसके वैसे तो इसको बहुत मेथड होते हैं लेकिन यही एक पॉपुलर मेथड है, तो यही आपको एग्जाम में लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 2 इंस्टॉलेशन है उसका लास्ट टॉपिक टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर समाप्त होता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका 2.4 जो है उसको लेके आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। उसमें बस बार हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ना है तो उसको भी आपको कंप्लीट करा देंगे। बाकी आप लोग अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने मन से नोट्स बना लीजिए, और अगर इसका नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या फिर वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुरक्षण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए। यह चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का ही मेन क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और जितने भी टाइप्स हैं उसका आप एक्सप्लेन कीजिए। तो जितने भी टाइप्स होते हैं उनमें से कोई भी एक आ सकता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो यहाँ पर हमने जितने भी टाइप है सबको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मेंटेनेंस का हिंदी अगर हम समझे तो मेंटेनेंस का मतलब होता है देखभाल करना, अनुरक्षण या फिर रख रखाव। आप लोगों ने सुना होगा कभी न कभी कि इस मशीन का मेंटेनेंस किया जा रहा है या इस कंपनी में मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। तो मेंटेनेंस का मतलब ही होता है कि देखभाल करना या फिर रख रखाव उस चीज़ का करना। तो अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में कहें तो मेंटेनेंस इस प्रकार से परिभाषित करेंगे इसके कि मेंटेनेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक्स किसी भी प्रकार के मशीनों का रख रखाव या देखभाल किया जाता है ताकि उसमें कोई खराबी या समस्या तो नहीं है। अगर खराबी या समस्या है तो उसे ठीक किया जाता है। तो मेंटेनेंस का मतलब यही होता है कि किसी भी प्रकार का डिवाइस हो गया, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, इन सभी का रख रखाव या देखभाल करना ताकि उसमें कोई खराबी या समस्या ना आए, और खराबी या समस्या आए तो उसे ठीक किया जा सके। मेंटेनेंस का मतलब यही होता है। अगर एग्जांपल की सहायता से आपको समझाएं तो मेंटेनेंस का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति है तो वह अपनी देखभाल करता है, जैसे कि वह समय पर खान भोजन करता है, समय पर नहाता है और कपड़े पहनता है। इससे वो क्या रहता है, उसको सिक्योरिटी प्रदान होती है, किससे, बीमारियों से। मतलब कि जो व्यक्ति होता है और समय पर सब सारी चीज़ें करता है तो वह हेल्थी रहता है और बीमारियां से वह सिक्योर रहता है। तो उसी प्रकार से जो हमारी मशीनें होती हैं, मशीन भी कई प्रकार के कार्य करती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, मशीनों का देख रेख किया जाता है। मशीनों को मतलब कि नियमित समय पर जो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर दिया जाता है। इससे क्या होता है, मशीन का जीवन काल जो होता है बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी देखभाल करता है तो वह हमेशा स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार जब हम मशीनों की देखभाल करते हैं तो उसका भी जीवन काल बढ़ जाता है। तो उम्मीद है आपको मेंटेनेंस का रियल मतलब समझ में आ गया होगा कि मेंटेनेंस होता क्या है।
तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मेंटेनेंस क्या होता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि मेंटेनेंस करते क्यों हैं। तो देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो गया, कोई भी कंपनी हो गया, वहाँ पर मशीन लगी होती हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे होते हैं। तो वहाँ पर जो मशीनें लगी होती हैं उनको इस प्रकार से रखा जाता है कि मतलब कि उस प्रकार से मतलब कि उनको मैनेज किया जाता है ताकि वह कभी भी अगर उनको हम कार्य के लिए उपयोग में लाएँ तो वह हमेशा क्रियाशील अवस्था में हो। तो क्या होता है, मशीनें चलते चलते या फिर मशीनों से हमेशा काम लेते रहते उसके मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, चाहे फिर हम कहें स्टैटिक पार्ट हों उसके, चाहे मूविंग पार्ट हों, तो वो पार्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है, घिसाव हो जाता है या फिर कोई मशीन का पार्ट टूट जाता है, जिससे क्या होता है मशीन हमारा सही से काम नहीं करता है। और वह क्या होता है, कभी कभी तो मशीन चलते चलते रुक भी जाता है। तो मशीन क्या होता है, कभी भी खराब हो सकता है और इसकी वजह से मशीन खराब हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो कंपनी में प्रोडक्ट बन रहा होगा प्रोडक्ट भी प्रभावित होगा और जो व्यक्ति उस मशीन पर कार्य कर रहा होगा वो भी प्रभावित होगा। मतलब दुर्घटना हो सकती है उस व्यक्ति को भी। तो कहने का मतलब मशीन में अगर कोई भी दिक्कत आ जाता है, कोई भी टूट फूट हो जाता है, तो जो मशीन पर कार्य कर रहा है उसका और जो प्रोडक्ट बन रहा है कंपनी में या इंडस्ट्री में, दोनों को हानि पहुंचता है। इसे हम बोलते हैं मशीन का ब्रेकडाउन। आपने कभी न कभी सुना होगा कि ब्रेकडाउन की वजह से काम रुक गया है, तो वहाँ पर यही होता है, मशीन के कोई न कोई पार्ट खराब हो जाते हैं, इस वजह से ब्रेकडाउन की अवस्था आ जाती है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन की अवस्था ना आए, ब्रेकडाउन ना हो किसी इंडस्ट्री में, इस वजह से भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जब मेंटेनेंस जो देखिए, जब किसी भी इंडस्ट्री में इस प्रकार के सिचुएशन आता है, ब्रेकडाउन की सिचुएशन, तो वहाँ पर समय का भी मतलब कि अभाव हो जाता है। कहने का मतलब समय खराब होता है, इससे क्या होता है, कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, मशीनों का थोड़े थोड़े अंतराल पर समय समय पर मशीनों का मेंटेनेंस और रिपेयर आवश्यक होता है। जैसे कि आप कोई भी मशीन यूज़ करते होंगे, कोई भी चीज़ यूज़ करते होंगे, तो उसका समय समय पर मेंटेनेंस, जैसे मोबाइल का ही एग्जांपल ले लें, तो एक टाइम पर फ़ोन को रीसेट किया जाता है ताकि उसका मेंटेनेंस हो जाए, उसमें से जो फालतू चीज़ें हैं वो बाहर हो जाए। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्री में मशीनें यूज होती हैं, तो समय समय पर उनके कंपोनेंट खराब होते रहते हैं, तो उन कंपोनेंट को बदल कर उनके स्थान पर नए कंपोनेंट को लगाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि जो भी मशीन होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, उनको वर्किंग कंडीशन में, मतलब कि यूजफुल स्टेज में, मतलब कि ताकि वह कार्य करने की अवस्था में रहें, उस स्टेज में बनाए रखना ही क्या कहलाता है, मेंटेनेंस कहलाता है। अब देखिए, मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि मशीन ब्रेकडाउन में चला जाए, रुक जाए, तभी हम मेंटेनेंस करेंगे। कहने का मतलब मेंटेनेंस ऐसा नहीं है कि चलती हुई मशीनों के लिए नहीं होता, बल्कि अगर इंडस्ट्री बंद है, कंपनी बंद है, काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी मेंटेनेंस का कार्य होता है, ताकि अगर कभी उसे उपयोग में लाना पड़े या लाने की आवश्यकता पड़े तो वह मशीन आसानी से वर्किंग कंडीशन में हो। ठीक है, तो ये क्या, यही होता है आपका मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस इसलिए भी करते हैं, जैसे कि कोई इंडस्ट्री बंद है, वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, तो मेंटेनेंस इसलिए भी करते हैं ताकि वहाँ पर जो मशीन है, जो टूल्स लगे होते हैं वो इंडस्ट्री में, वो करोजन मतलब कि संक्षारण, जंग के कारण जाम ना हो जाए, इस स्थिति से भी बचने के लिए हम मेंटेनेंस करते हैं। और जितनी भी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर आप देखे होंगे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वही क्या करता है, मेंटेनेंस से संबंधित कार्य करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेंटेनेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। इसके पहले आपको बता देते हैं कि आपको नोट्स में और एग्जाम में कितना लिखना है, कितने से आपको नंबर मिल जाएगा, वो आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नोट्स है चैप्टर 3 मेंटेनेंस करके। तो मेंटेनेंस को डिफाइन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि विद्युत मशीनों या अन्य उपकरणों को चालन स्थिति में बनाए रखने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम मेंटेनेंस कहते हैं। या फिर हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह सामान्य एवं बार बार किया जाने वाला कार्य जो किसी मशीन को ऐसी अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिससे उसे पूर्ण क्षमता तथा दक्षता के साथ प्रयोग किया जा सके, अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस कहलाता है। अब देखिए मेंटेनेंस से होता क्या क्या है। मेंटेनेंस से देखिए, मेंटेनेंस के द्वारा हम मशीन व उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं, और फिर मेंटेनेंस के द्वारा दुर्घटना होने से बचाया जाता है। इसके अंतर्गत मशीनों को ब्रेक डाउन से बचाया जाता है। किसी उपकरण की आयु अधिकतम रखना तथा उन्हें चालन स्थिति में रखना अनुरक्षण का मूल उद्देश्य होता है। कहने का मतलब मेंटेनेंस करने से उस इंडस्ट्री में जो मशीन्स या टूल्स लगे होते हैं उनका जीवन काल बढ़ जाता है और वह चालन स्थिति में बने रहते हैं। अब बात आती है कि मेंटेनेंस के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं। तो मेंटेनेंस के अंदर निम्न कार्य आते हैं, जैसे अचानक मशीन में खराबी आने पर उसका मरम्मत करना, ब्रेकडाउन न हो इसलिए नियमित देखभाल करना, दोष का मतलब कि मशीन में जो भी फॉल्ट वगैरह हो उसको पता लगाना, और मेंटेनेंस कास्ट का अनुमान लगाना कि मतलब कि अगर उसका मेंटेनेंस करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट आएगा, और जो मशीन के जो घिसे हुए भाग हैं, जो घिसे हुए पार्ट हैं, उनको बदलना। तो इतना ही आपको मेंटेनेंस में लिखना है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो हमने ये समझ लिया कि मेंटेनेंस होता क्या है। अब मेंटेनेंस के साथ साथ हम देखते हैं कि मेंटेनेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ मेन टाइप जो है उसको आपको बता दे रहे हैं और वही एग्जाम में आएगा भी। तो मेंटेनेंस के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, एक्सीडेंट मेंटेनेंस, स्पेशल मेंटेनेंस। तो वन बाय वन करके जितने भी मेंटेनेंस है उनके बारे में समझते हैं। इसका सबसे पहले हिंदी बता देते हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को इसका हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है उसका मतलब होता है सुधारक मेंटेनेंस, इसको हिंदी में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी कहते हैं। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को भी क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है इसको निरोधक मेंटेनेंस बोलते हैं। और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है
जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, इसका मतलब होता है कि जो भविष्य में जो मतलब कि उस भविष्य में जो अगर हम कोई भी अगर मेंटेनेंस करते हैं उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। और एक्सीडेंट मेंटेनेंस जो होता है, अचानक से जो होता है मेंटेनेंस करते हैं उसको एक्सीडेंट मेंटेनेंस बोलते हैं। और स्पेशल मेंटेनेंस जो होता है ये स्पेशल रूप से किया जाता है, कहने का मतलब कि पहले ही मतलब कि अनुमान लगा लिया जाता है कि ये घटना हो सकती है, उसको बोलते हैं स्पेशल मेंटेनेंस। तो 1 बाय 1 करके समझेंगे तो आपको सबके बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। देखिए अब बिल्कुल अच्छे से समझिए कि करेक्टिव मेंटेनेंस किसे बोलते हैं। देखिए करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है सुधारक मेंटेनेंस या फिर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। देखिए जब भी इंडस्ट्री में कोई मशीन या टूल्स लगा होता है, जब उसमें जो टूल्स या मशीन जो लगा होता है जब वह मतलब कि फेल हो जाता है, मतलब कोई काम करने में वह मशीन फेल हो जाता है और तभी हम उसकी मरम्मत करते हैं, तो उसे ब्रेक डाउन अनुरक्षण कहते हैं या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस या फिर करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। कहने का मतलब आप लोगों ने कभी न कभी देखा होगा इंडस्ट्री में जब मशीन ब्रेक डाउन अवस्था में जब चलना बंद कर देता है तभी हम उसका मेंटेनेंस करते हैं, तो इसे ही बोलते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस या फिर करेक्टिव मेंटेनेंस। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है, मशीन का ब्रेक डाउन होने पर मशीन का हम मेंटेनेंस करते हैं और साथ ही इसमें ब्रेक डाउन होने के जो रीज़न होते हैं उसको पता करते हैं और उसके बाद हम मेंटेनेंस करते हैं। मतलब कि जो मशीन में ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो उसके जो भी रीजन होते हैं उसका हम समझते हैं कि क्या किस रीजन की वजह से मशीन ब्रेकडाउन की अवस्था में चला गया और उसी हिसाब से उपाय करते हैं ताकि फ्यूचर में फिर मशीन में कोई ब्रेकडाउन या खराबी ना आए। तो अगर इसका हम डेफिनेशन दें तो इस प्रकार से होगा, जब कोई उपकरण कार्य करने में असमर्थ हो जाता है अर्थात फेल हो जाता है तभी उसकी मरम्मत की जाए तो उसे हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। जैसे कि कोई विद्युत मोटर है इंडस्ट्री में लगा है और वो मोटर नहीं घूमता है, उसका कोई बेल्ट टूट जाता है और तभी हम उसका मेंटेनेंस करते हैं तो उसे बोलते हैं करेक्टिव या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। और जो करेक्टिव या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस इसके लिए आपको बताया हमने, सभी इंडस्ट्री में एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में जो मतलब कि जो कंपनी होता है, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या करता है, तो हमने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है वो उसको बुलाया जाता है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी मशीन में दिक्कत होती है उसकी रिपेयर करता है और जो ब्रेकडाउन होता है उसको दूर करता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे ही जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन जब मतलब कि जो भी रिपेयर करने का या मेंटेनेंस करने का कार्य होता है, जब वो अभियंता या फिर जो इंजीनियर होता है वो कर देता है, उसके बाद वह उस उपकरण को तब तक नहीं देखने जाता जब तक मशीन दोबारा ब्रेकडाउन या फेल ना हो जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है वो अच्छा नहीं होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि मशीन का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बुलाया जाएगा, इसके बाद उस मशीन का रिपेयर या मेंटेनेंस किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं इस ब्रेकडाउन, इस मतलब कि जो करेक्टिव मेंटेनेंस है इसके कुछ डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में करेक्टिव मेंटेनेंस को न पूछकर कभी कभी इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात तो इसका में वर्क लॉस होता है। क्यों, मतलब जब मशीन ब्रेकडाउन में चला जाता है तो उस समय तो कंपनी में कार्य नहीं होता है, तो वर्क का क्या लॉस होता है। और दूसरा है इसमें देखिए वो टाइम लॉस, तो टाइम का मतलब टाइम भी लॉस होता है। जब तक कंपनी में मेंटेनेंस का कार्य चलेगा तब तक कोई भी वर्कर जो होगा काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा होगा वो भी रुक जाएगा, तो टाइम का लॉस होता है। और तीसरा इसमें प्रोडक्शन का रुक जाना, तो आपको बता चुके हैं जब कंपनी का जब उसमें लगा मशीन ही जो टूल्स लगे हैं काम करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही जब नहीं काम करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, रुक जाएगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी अधिक आएगा। क्यों मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक आएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी मशीन या कोई भी मान लीजिए एग्जाम्पल कोई भी आपके पास कार है, तो अगर आप उसका समय समय पर जो भी छोटा मोटा टूट फूट होता है, अगर उसको आप मरम्मत कराते रहेंगे या रिपेयर कराते रहेंगे, तो अगर कभी भी कोई बड़ी दिक्कत आता है तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने सब कुछ समय समय पर सही किया है। तो इसी प्रकार जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है उसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि आपने कभी भी मेंटेनेंस किया ही नहीं, जब अचानक जब मशीन बंद हो गया तब आप मेंटेनेंस करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा अधिक आएगा। देखिए अब जो आपका नेक्स्ट मेंटेनेंस है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो भी आपका करेक्टिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस था उसकी कमियों को दूर करने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। तो कहने का मतलब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से ब्रेकडाउन की स्थिति जो करेक्टिव मेंटेनेंस में आ जाता था, ब्रेकडाउन स्थिति आ जाता था, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से ब्रेकडाउन का जो सिचुएशन होता है उससे बचा जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि ब्रेकडाउन से बचा जा सके। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री में जो भी मशीन व टूल्स लगे होते हैं उसका एक हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, मतलब कि एक चार्ट बना लेते हैं कि इस टाइम से इस चीज़ का मेंटेनेंस करना है, इस चीज़ का रिपेयर करना है। तो इस प्रकार से क्या होता है उसमें ब्रेकडाउन के ज़्यादातर चांसेस नहीं होते हैं। और इससे क्या होता है जो इंडस्ट्री में जो भी उपकरण या मशीन या टूल लगे होते हैं उनका जीवन काल बढ़ जाता है और दुर्घटना या फिर मशीन जो ब्रेकडाउन की वजह से जो काम रुक जाता है कंपनी में, ये सब
संभावनाएं जो होता है काफ़ी कम हो जाता है। और देखिए जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है इसमें दो प्रकार की सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है रूटीन सर्विस और दूसरा होता है शेड्यूल रिपेयर्स। तो देखिए रूटीन सर्विस के अंतर्गत क्या आता है, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया ना कि एक चार्ट बना लिया जाता है और उस चार्ट में पूरा चीज़ नोट कर लिया जाता है कि किस टाइम किस चीज़ को रिपेयर करना है। तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है इसमें दो प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड की जाता है। तो होता है एक रूटीन सर्विस, एक होता है शेड्यूल्ड रिपेयर्स। तो देखिए जो रूटीन सर्विस होता है उसमें कौन कौन से कार्य आते हैं वो देख लेते हैं। रूटीन सर्विस में होता है, सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन एंड चेकिंग इक्विपमेंट, मतलब जो भी इक्विपमेंट लगे हैं इंडस्ट्री में उसका निरीक्षण करते हैं और उसको चेक करते हैं। और फिर दूसरा इसमें आता है एडजस्टमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ मशीन, मशीन के पार्ट को एडजस्ट करते हैं। और तीसरा आता है प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम, मशीन का जो लुब्रिकेशन है जिसे बोलते हैं स्नेहक, तो उसमें क्या करते हैं प्रॉपर लुब्रिकेशन देते हैं और उसकी कूलिंग सिस्टम को भी चेक किया जाता है। तो जो इसमें हमने आपको बताया कि जो इसमें रूटीन सर्विस मतलब कि जो डेली सर्विस इसको मशीन्स को दी जाती है, काम कौन करता है, ये जो होता है जो भी व्यक्ति मशीन चलाता है उसका कार्य होता है, मतलब मशीन ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है वह रूटीन सर्विस को नियमित ढंग से करे तथा सही समय पर करे। ठीक है, तो इसमें अगला होता है शेड्यूल रिपेयर। शेड्यूल का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ शेड्यूल किया जाता है तो वो कुछ टाइम बाद होता है। कहने का मतलब ये प्री प्लानिंग होता है। प्री प्लानिंग का मतलब पहले से ही योजना बनाकर मशीनों का जो मेंटेनेंस है और रिपेयर ये सब चीज़ें किया जाता है। मतलब कि एक चार्ट लेते हैं, एक कॉपी लेते हैं, उस पर एक वर्ष का पूरा हम प्रारूप पहले से ही तैयार कर लेते हैं कि मशीन में किस समय बाद कितने महीने या कितने हफ्ते बाद किस चीज़ का मेंटेनेंस, किस चीज़ का देखभाल किया जाना है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर पहले से ही प्री प्लान कर लेते हैं। तो ये होता है आपका शेड्यूल मेंटेनेंस। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला आपका आता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेडिक्शन करना मतलब कि भविष्य बताना। तो कहने का मतलब इसमें भविष्य में होने वाले जो भी मशीन्स में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो भी टूट फूट हो सकते हैं भविष्य में, उसको पहले से ही हम मतलब कि एक अनुमान लगाकर मेंटेनेंस करते हैं, उसे ही बोला जाता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब कि भविष्य की जानकारी, और इसमें मेंटेनेंस का मतलब यानी कि रख रखाव। तो दोनों को मिलाकर बनता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। कहने का मतलब फ्यूचर में मशीनों में जो भी खराबी होगी उसको रोकने के लिए, उसमें उसके बारे में जानकारी के लिए, मतलब कि कौन सा मशीन का पार्ट कब खराब हो जाएगा, उस पार्ट को कब बदलना चाहिए, इसके लिए हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। और देखिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में होता क्या है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कोई इंडस्ट्री में कोई मशीन लगा है तो उसमें आप पता तो नहीं कर पाएंगे, मतलब कि बहुत अनुमान लगाएंगे लेकिन वो अनुमान तो इतना सही नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। कौन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब कि ये पता करने के लिए कि इस मशीन में कौन सा पार्ट कब खराब हो जाएगा, कैसे जानेंगे कि ये पार्ट खराब हो गया है। तो कहने का मतलब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे सेंसर्स का प्रयोग किया जाता है, और ये सेंसर ही क्या होते हैं मशीन के सभी पार्ट पर, सभी एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। जैसे ही मशीन का कोई कंपोनेंट मतलब कि होता है ना कि आप जैसे कि समझिए यहाँ पर सेंसर्स का मतलब यहाँ पर जैसे कि कोई भी चीज़ आप देखते हैं कि उसका, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से जब नॉर्मल आवाज़ आता रहता है तो आप समझते हैं कि हाँ बाइक मेरा ठीक है, लेकिन जब बाइक में एक नॉर्मल आवाज़ आने लगता है तो आप समझ जाते हैं ना कि अब कुछ इसमें दिक्कत आ गया है, इसको हमको मेंटेनेंस के लिए देना चाहिए। उसी प्रकार से मशीन में काफ़ी सारे सेंसर्स लगे होते हैं और वो मशीन की सारी एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, जो कि मशीन के चाहे मशीन के कंपोनेंट की गति हो, चाहे उसमें जो पार्ट लगे हों, चाहे उसके टेम्परेचर हो, इन सब चीज़ों की जानकारी वो देते हैं। यानी मतलब जैसे कि मशीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो सेंसर बता देगा कि मशीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है और ये पार्ट खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हमको मशीन भविष्य में होने वाली जो मशीन में खराबी जो हो भविष्य में हो सकती है उनकी जानकारी देता है, और कौन सा पार्ट कब खराब हो जाएगा, उस पार्ट को कब बदलना चाहिए, इन सब की जानकारी हमको प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के तहत मिलता है। इससे क्या होता है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से मशीन में होने वाले बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका एक्सीडेंट मेंटेनेंस। एक्सीडेंट मेंटेनेंस का मतलब क्या है, जब मतलब कोई दुर्घटना की वजह से मशीन के पार्ट खराब हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है एक्सीडेंट मेंटेनेंस। तो जो एक्सीडेंट मेंटेनेंस होता है इसमें ज़्यादातर रिपेयरिंग का वर्क किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है एक्सीडेंट के कारण जो मशीन के पार्ट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उन्हीं पार्ट को रिपेयर करके उनको ठीक किया जाता है। और साथ ही जब एक्सीडेंट मेंटेनेंस करते हैं तो इसमें हर संभव मतलब कि सभी जो रीजंस होते हैं एक्सीडेंट होने के उनकी जांच की जाती है ताकि कोई दुर्घटना बार बार न घटे। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सीडेंट मेंटेनेंस। अगर आपको नहीं समझ में आए फिर समझा दे रहे हैं। एक्सीडेंट मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जैसे मशीन में क्या होता है, कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी एक्सीडेंट वजह से मशीन के पार्ट भी ख़राब हो जाते हैं, तो उसी समय हम देखते हैं मतलब पूरे मशीन की जांच की जाती है कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, और वहाँ पर जो पार्ट ख़राब रहते हैं उनको मेंटेनेंस करते हैं, उनका रिपेयर करते हैं। ज़्यादातर इसमें मेंटेनेंस का कार्य नहीं होता है, ज़्यादातर इसमें जो एक्सीडेंट मेंटेनेंस है इसमें रिपेयरिंग का वर्क होता है, क्योंकि पार्ट जो होते हैं वो एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो जाते हैं, और एक्सीडेंट के सभी कारणों की हम जाँच करते हैं ताकि ऐसी दुर्घटना मतलब ऐसा एक्सीडेंट जो है बार बार ना हो। इसे बोलते हैं एक्सीडेंट मेंटेनेंस।
अब देखिए, अब है आपका अगला स्पेशल मेंटेनेंस। तो स्पेशल मेंटेनेंस का मतलब होता है, इसमें नाम ही है स्पेशल, यानी कि विशिष्ट, विशेष। इसमें देखिए स्पेशल मशीन जो होती हैं उनके उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो उनमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो इनका काम भी स्पेशल ही होता है। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेशल कंडीशंस होता है और इसी हिसाब से इनका मेंटेनेंस किया जाता है। अब देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका अगला टॉपिक है वो है प्रोसीजर। मतलब प्रोसीजर का मतलब जो मेंटेनेंस होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कि कौन कौन से कौन कितने स्टेप में यह कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो अब आपका है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रोसीजर, तो यही हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है। तो देखिए, जो मशीन होते हैं लगातार काम करे बिना फेल हुए, इसके लिए मशीनों को रेगुलर चेक किया जाता है तथा आवश्यक मरम्मत भी किया जाता है। किसी भी उद्योग के लिए निरोधक अनुरक्षण मतलब कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पहले से तैयार नहीं होता है या आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है, क्योंकि सभी उद्योगों का आकार, आयु, सब मशीनरी, स्रोत तथा संरचना एक समान नहीं होता है। और जो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, हमने आपको बताया, वहाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में होता क्या है, ब्रेकडाउन की स्थिति से बचा जाता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के काफ़ी स्टेप होते हैं। अब उन स्टेप को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। जब आपको प्रोसीजर पूछा जाएगा एग्जाम में कि मेंटेनेंस का प्रोसीजर क्या है, तो यही आपको लिखना होगा। देखिए, प्रिवेंटिव जो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में क्या करते हैं, हम यह तय करते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कौन करेगा। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 2 विभाग कर सकता है, पहला होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो देखिए, उपरोक्त दोनों में से कोई भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकता है। यह प्लांट कारखाना पर निर्भर करता है। उत्पादन विभाग और पीएम जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कार्य करने वाले श्रमिक के मध्य तालमेल अच्छा होना चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस श्रमिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तभी कर पाएंगे जब उत्पादन विभाग इन्हें मशीन के कार्यों से मुक्त कर देगा। तो ये आपसी बातचीत पर मतलब कि निर्भर होता है कि जो मशीन पर कार्य कर रहे हैं और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उनके बीच कैसा मतलब कि तालमेल है। अगर उनके बीच अच्छा तालमेल है तो यह काम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कर देता है। अब देखिए, इसमें अगला स्टेप होता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, तो अब यही बात आता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को किस मशीन या किस उपकरण से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले ये पता कर लेना चाहिए कि किन किन मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। इसके बाद एक शेड्यूल बना लेना चाहिए। फिर देखिए, शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक खंड में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कार्य करना चाहिए तथा तय समय पर करना चाहिए। अब देखिए, इसमें स्टेप 3 अच्छे समझते चलिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 9 स्टेप है। 9 स्टेप में जो मेंटेनेंस का प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत किस चीज़ का निरीक्षण हम करेंगे, इसका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि मशीन को ब्रेकडाउन से बचाया जाए और सभी भागों का निरीक्षण करना चाहिए तथा यदि किसी पार्ट को बदलने की आवश्यकता हो तो उसे हमको चेंज कर देना चाहिए। स्टेप 3 में करना चाहिए। और स्टेप 4 में क्या है कि किस चीज़ का निरीक्षण करें, क्या निरीक्षण करें। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस श्रमिक जो है अपने अनुभव से सभी उपकरणों का अनुरक्षण करता है। वह जानता है कि मशीन का कौन सा भाग घिस सकता है। वह इन चीज़ों का अधिक निरीक्षण करता है जिन्हें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की आवश्यकता है। उन मशीनों और उनके भागों की सूची बनाया जाता है और एक एक करके सभी का निरीक्षण किया जाता है। अब बात आती है स्टेप 5 में कितनी बार निरीक्षण करें। तो देखिए, जैसे कि कोई भी मशीन ख़राब हो जाता है तो कैसे आप डिसाइड करेंगे उसकी कितनी बार हम देखभाल करें। तो यह कई बातों पर निर्भर करता है। तो आप अपने पिछले अनुभव मतलब कि इसके पहले कभी अगर ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आया होगा, मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ी होगी, तो उस अनुभव के आधार पर आप उस मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। और यह भी देख सकते हैं कि मशीन अगर चालन स्थिति में है तो किन किन चीज़ों का मेंटेनेंस करना आवश्यक है। अब अगला आता है कि कब निरीक्षण करें, किस टाइम किया जाना चाहिए। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए हमने आपको बताया कि इसके लिए एक शेड्यूल बनाना चाहिए और उस शेड्यूल और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सलाह से ये सब तय करना चाहिए। अब जैसे देखिए, इसमें अगला है आपका पीएम रिकॉर्ड मतलब कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड। तो देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रिकॉर्ड बनाते रहना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी इंडस्ट्री में किस टाइम कौन सा उपकरण बंद हुआ, कब चालू हुआ और कितने समय बाद ये उपकरण घिस जाएगा, कितने समय बाद ये उपकरण खराब हो जाएगा, इसको चेंज कर देना चाहिए। इन सब का एक रिकॉर्ड बनाते रहना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उस जो रिकॉर्ड बना रहेंगे उसकी सहायता से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है कि मशीन के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रिकॉर्ड बनाते रहना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड ही अभिव्यक्त कर सकता है कि आज की स्थिति क्या है और कैसी है। इससे शेड्यूल हिस्ट्री भी तैयार हो जाता है जो कि उत्पादन विभाग के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट का पता लगाने में सहायक होता है। उपकरण की विशेषता जानने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड सहायक होता है। तो मतलब जो मेंटेनेंस का प्रोसीजर में सबसे बेस्ट जो होता है स्टेप वो होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखना, क्योंकि रिकॉर्ड रखेंगे तो इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी।
अब इस पे स्टेप 8 में आता है। स्टेप 8 में क्या है कि जैसे कि किसी मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया तो उसका पार्ट का भंडारण भी आपके इंडस्ट्री में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, किसी मशीन के पार्ट को चेंज करने के लिए उस पार्ट्स की ज़रूरत होती है, तो स्पेयर पार्ट का भंडारण करना आवश्यक होता है। इससे समय का बचत होता है और कौन कौन से पार्ट किसकी कितनी संख्या में भंडारण करना है, स्टोर अपनी इंडस्ट्री में रखना है, ताकि अगर मशीन में ब्रेकडाउन हो तो वहाँ पर स्टोरेज जहाँ पर हम स्टोर किए हैं पार्ट्स को वहाँ से लाकर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को देकर उस पार्ट को लगाकर जो अपना ब्रेकडाउन है उसे सही कर सके। तो अगला इसमें आपका स्टेप 9 में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का नियंत्रण और मूल्यांकन। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्यक्रम जो सदैव कंट्रोल में करना आवश्यक होता है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण होता है उसका मासिक रिपोर्ट की समीक्षा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सप्लाई देने से पहले घरेलू संस्थापन पर कौन सा परीक्षण किया जाता है, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि घरेलू संस्थापन में किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, इससे संबंधित आईई रूल लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता भी दिया था, और इसमें भी एक्सप्लेन कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि सप्लाई जब हम देते हैं, एक नया इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, तो सप्लाई देने से पहले कौन सा परीक्षण किया जाता है। जो हमने आपको बताया कि जब बिल्डिंग बन जाता है, बिल्डिंग बनने के बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो जाता है, मतलब वायरिंग वगैरह सब कुछ फिक्स हो जाता है, लाइट फैन वगैरह सब कुछ लग जाता है, उसके बाद हम टेस्टिंग कैसे करेंगे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन हुआ है वो उसका सही रूप से कार्य करेगा कि नहीं करेगा, कहीं पर फॉल्ट तो नहीं है। ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए जब घर बिल्डिंग बन जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का टेस्टिंग किया जाता है। अब वही चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ना है। अब जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन हो जाता है वहाँ पर जो हम टेस्टिंग करते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही चीज़ें आपको पढ़ना है कि कौन कौन से टेस्टिंग होते हैं, सभी को डिटेल में अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए जो आपको हमने बताया वही यहाँ पर लिखा भी है। जब भी नया इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पूर्ण किया जाता है तो उसको सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले टेस्ट करते हैं। मतलब जब घर में वायरिंग पूरा हो जाता है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसको डायरेक्ट हम सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर देते हैं, क्योंकि हमको यह नहीं पता रहता है कि जो वायरिंग किया गया है वो बिल्कुल ठीक तरह से है। तो इसके लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए टेस्ट करने से क्या होता है, इससे यह पता चल जाता है कि इंस्टॉलेशन जो है पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। मतलब कि अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह की संभावना अगर है तो उससे पता चल जाएगा, और अगर कहीं पर ब्रेकडाउन की अवस्था आने वाला होगा तो भी पता चल जाएगा। तो देखिए निम्न कारणों से नए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का टेस्टिंग किया जाता है। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमको टेस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें है कि किसी भी सर्किट या उपकरण का फेल्योर, मतलब उसके फेल होने का रीजन जानने के लिए, उसका कारण जानने के लिए तथा ब्रेकडाउन का एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हम टेस्टिंग करना आवश्यक होता है। अगर जैसे आप वायरिंग कर दिए, कहीं पर वायर मतलब पूरे लाइट वगैरह सब कुछ फिक्स हो गया, अगर कोई चीज़ नहीं काम कर रहा है तो चेक करेंगे कि कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर ब्रेकडाउन हो सकता है। इन सब चीज़ों को पता करने के लिए भी टेस्टिंग किया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें यह जानने के लिए कि वायरिंग या इंस्टॉलेशन विद्युत नियम का पालन करता है कि नहीं, क्योंकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वायरिंग किया गया है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, देखिए अब अगला देखिए इसमें अगर टेस्टिंग के दौरान हमको उचित परिणाम नहीं मिलता है तो टेस्ट को हम दोबारा करते हैं। मतलब कि अगर जैसे कि जो इंस्टॉलेशन हो गया, अगर टेस्टिंग करते हैं, अगर उचित परिणाम नहीं मिलता है, जितना वैल्यू होना चाहिए, जितना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को फॉलो करना चाहिए, अगर वो सब नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट को हम दोहराते हैं, या फिर जो भी कमियां होती हैं उसको दूर करते हैं। इसके बाद देखिए एक नए इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का स्विच ऑन, मतलब उसको ऑन करने से पहले कौन कौन से टेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर जितना भी टाइप दिया गया है यही टाइप आपके एग्जाम में भी आएगा, और यही आपके सिलेबस में भी दिया गया है। कौन कौन सा, पहला है देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। मतलब कि पृथ्वी, मतलब जो अर्थिंग करेंगे अर्थ के बीच, और जो आप घर में आपका वायरिंग हुआ है सभी, जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, मोटर हो गया, इनके और अर्थिंग के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाएगा। वो किसकी सहायता से करते हैं, आप लोगों को पता होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हम मेगर की सहायता से करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर का स्टैंडर्ड चेक करने के लिए हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। और अगला है आपका टेस्टिंग ऑफ पोलैरिटी, मतलब जो पोलैरिटी होती है ध्रुवता, उसको टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर पढ़ेंगे आप। और चौथा है आपका अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। और पांचवा है टेस्टिंग ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी पाथ। तो ये 5 टेस्ट हैं जो आप जब आप नया घर बनवाते हैं, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन करते हैं, तो ये 5 टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं करना। और क्यों करना होता है ये आपको बता दिए हैं, ताकि सेफ्टी के लिए और भी चीज़ों के लिए अच्छा होता है टेस्ट करना। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल हम पहला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, अब कल वीडियो आएगा उसमें हम 2, 3, 4 और ये 5, ये पाँचों बता देंगे बिल्कुल अच्छे से। तो पहला आप लोग ध्यान से देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आएगा भी इस टॉपिक से एग्जाम में तो यही पूछेगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट क्या होता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन क्या होता है। ठीक है, मेन चीज़ यही है, आपको यही अच्छे से समझना होगा। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल अच्छे से हम समझते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट अर्थ और इंस्टॉलेशन के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं।
इंस्टॉलेशन और अर्थिंग के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो होता है इसका करने का ये मतलब होता है, इससे क्या होता है, हम तार जो अपने वायरिंग में जो घर का इंस्टॉलेशन किए हैं उसमें जो वायर यूज हुए हैं, जो केबल यूज हुए हैं, उनके इंसुलेशन के स्टैंडर्ड को इससे पता चलता है। तो देखिए यह टेस्ट इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त तारों और केबलों के इंसुलेशन के मानक को जानने के लिए किया जाता है। अब देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करने से पहले कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करने से पहले ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कौन सा? पहली बात तो मेन स्विच जो होना चाहिए वो ऑफ पोजीशन में होना चाहिए, और जो इसके अलावा जो भी स्विच हैं वो ऑन पोजीशन में होना चाहिए, और घर में जो लैंप या अन्य उपकरण, मोटर, पंखा जो भी लगा है वो अपने पोजीशन में ही होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसमें पूरे इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग के लिए हम टेस्टिंग मेन स्विच पर करते हैं। जहाँ पर घर का मेन स्विच होता है वहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं पूरे इंस्टॉलेशन के लिए। अगर पूरे इंस्टॉलेशन का हमको टेस्टिंग करना है तो हम मेन स्विच पर क्या करते हैं, टेस्टिंग को करते हैं। इसके बाद देखिए टेस्टिंग के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। मेगर जो होता है वो ओम मीटर का एक स्पेशल रूप होता है, और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए फेज और न्यूट्रल को टेम्पोरली शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये आपका इंस्टॉलेशन पूरा घर का पूरा कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरे घर का कनेक्शन है। आप इसी को इंस्टॉलेशन बोल सकते हैं, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आप बोल सकते हैं। अब मेन स्विच ऑफ है और बाकी सभी स्विच क्या है, ऑन स्थिति में है। तो ये आपका यहाँ पर घर में देख सकते हैं क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं, और ये डायग्राम भी आपको चित्र में बनाएंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। लाइट लगा है, इसके लिए स्विच लगा है, एक लाइट इधर लगा है, एक इसके लिए स्विच, फैन लगा है और इसके लिए स्विच लगा है। तो यहाँ पर क्या लगा है, एनर्जी मीटर लगा है, और ये सारा उपकरण लगा है यहाँ पर। तो हमने क्या बताया, यहाँ पर जो बताया है वही यहाँ पर देखिए बना भी है। पूरे इंस्टॉलेशन के टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग मेन स्विच पर करेंगे, और टेस्टिंग के लिए हम मेगर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है, मेगर का जो आप एल टर्मिनल देख रहे हैं, मेगर का एल टर्मिनल मेन स्विच में हम शॉर्ट सर्किट पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। मेन स्विच के पास आप शॉर्ट सर्किट पॉइंट देख पा रहे होंगे। मेगर का एल टर्मिनल जो है वो मेन स्विच में शॉर्ट सर्किट पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, और जो अर्थ टर्मिनल है उसके नज़दीक का जो भी अर्थ पॉइंट है उससे कनेक्ट कर देते हैं। अब जो टेस्टर का हैंडल टेस्ट, अब मेगर जो होता है उसके हैंडल को घुमाकर हम टेस्टिंग मतलब कि सफिशिएंट जो उचित टेस्टिंग वोल्टेज होता है वो जनरेट करते हैं, और मेगर के रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, और यदि इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान इससे कम होता है तो उस मान को प्राप्त करने के लिए हम फिर से वायरिंग मतलब रीवायर्ड करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें त्रुटि होती हैं उनको हम दोबारा चेक करते हैं। तो इसी के साथ आपका आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। डायग्राम भी आपको अच्छे समझ में आ गया, बहुत ही इजी डायग्राम है। ये जो आपका दो पंखा दो लाइट दिख रहा है, आप एक ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको यहाँ पर मेगर को दिखाना है। अब मेगर के बाद यहाँ एनर्जी मीटर और मेन स्विच को यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो मेन स्विच है इसको शॉर्ट सर्किट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेम्प्रोरी शॉर्ट सर्किट करके टेस्ट करते हैं, मतलब कि हमेशा के लिए शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, केवल टेस्ट के लिए हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में इसके जो अगले टॉपिक्स हैं, जैसे कि मतलब कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, बिटवीन कंडक्टर, फिर पोलैरिटी टेस्ट, फिर अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट और कंटिन्यूटी पाथ, ये सभी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में आईएमआरई सब्जेक्ट का चैप्टर 3 का 3.6 जो है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, इसको पढ़ रहे थे। इसमें कई टॉपिक को पिछले वीडियो हमने कवर किया था, जैसे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, और डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं एक टाइप बता दिया था हमने आपको। तो इसमें 4 टाइप था, 3 टाइप इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो आपका चैप्टर 3 वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको जो आपका चैप्टर 3 डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में वो बताया था इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ, मतलब घरों में जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसका और अर्थ के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं वो पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अगर आप अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इसका पार्ट 1, तो उसको भी देख लीजिए। उसमें कई सारे टॉपिक को कवर किया था, जिसमें आपको ये डायग्राम बनाना था। ठीक है, ये डायग्राम बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर मेगर की सहायता से टेस्ट किया जाता है। और अभी आपको हम जितने भी टाइप्स आगे बताएंगे उसमें भी इसी टाइप का डायग्राम बनाना पड़ेगा, केवल वायरिंग थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है,
तो अब चलिए हम देखते हैं आज का टॉपिक जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन वायरिंग कंडक्टर, मतलब कि वायरिंग कंडक्टर के बीच हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखिए ये टेस्ट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, इसको हम किसकी सहायता से करते हैं, मेगर की सहायता से। तो इस टेस्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि केबल या वायर का इंसुलेशन जो है वो डैमेज तो नहीं है तथा उनके बीच कोई लीकेज तो नहीं है। यानी कि लीकेज और केबल या वायर का इंसुलेशन डैमेज टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और देखिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले मेन स्विच हो गया, फ्यूज हो गया और जो अलग से स्विच लगे होते हैं इनकी पोजीशन निम्न होनी चाहिए। मेन स्विच जो होना चाहिए आपका ऑफ पोजीशन में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी स्विच है वो ऑन पोजीशन में होना चाहिए। और सभी घर में जो लैंप लगा है, फैन, मोटर जो भी लगा है उन सबको रिमूव यानी कि डिस्कनेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर समझ जाएंगे। मेन स्विच जो है आपका ऑफ पोजीशन में रहेगा और बाकी स्विच सभी क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। मतलब ये जो स्विच है ये क्या रहेगा आपका, ये सब ऑन रहेगा, केवल मेन स्विच जो है ऑफ रहेगा, लेकिन ऑल करंट कंज्यूमिंग डिवाइस जो है डिस्कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें मेगर में दो टर्मिनल है, एक अर्थ टर्मिनल, एक लाइन टर्मिनल। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसको देखिए। मेगर का जो लाइन टर्मिनल है उसको इंस्टॉलेशन के हम फेज टर्मिनल से जोड़ देते हैं और मेगर का जो अर्थ टर्मिनल है उसको हम न्यूट्रल वायर से जोड़ देते हैं। और इस प्रकार मेगर को चलाते हैं, मतलब मेगर के जो हैंडल होता है उसमें घुमाकर वोल्टेज जनरेट करते हैं। इसके बाद मेगर में जो रीडिंग आता है वो चेक करते हैं। और इस प्रकार जो हम टेस्ट करते हैं उसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आना चाहिए वो 0.5 मेगा ओम से कम और 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका मेगर है और ये आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है जिसमें लाइट और फैन लगा है। तो इसका जो मेन स्विच, यहाँ पे जो स्विच होगा मेन स्विच, वो ऑफ पोजीशन में रहेगा और बाकी सभी स्विच ऑन पोजीशन में रहेंगे। और इस प्रकार अगर जो मेगर में जो वैल्यू आता है 0.5 मेगा ओम से कम होना चाहिए और 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये सही होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला आपका है टेस्टिंग ऑफ पोलैरिटी, मतलब ध्रुवता का परीक्षण कैसे करते हैं। देखिए जब हम लो वोल्टेज का इंस्टॉलेशन करते हैं तब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और यह टेस्ट जो होता है यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि सभी सिंगल पोल, मतलब कि जो इंस्टॉलेशन है उसमें जो सिंगल पोल स्विच लगे हैं वो पूरे इंस्टॉलेशन में फेज वायर से जुड़े हैं कि नहीं। इस टेस्ट का करने का मतलब यही होता है कि जितने भी स्विच हैं वो फेज वायर से जुड़ा है कि नहीं। क्योंकि देखिए जितने भी घर में स्विच लगे होते हैं सभी को फेज पर रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही अगर स्विच हम बंद करें तो स्विच से जुड़ा जो भी उपकरण, लाइट, फैन जो भी हो वो बंद हो जाए। अब देखिए इस टेस्ट को करने के लिए हम टेस्ट लैंप की सहायता लेते हैं। टेस्ट लैंप की सहायता से पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। अब इसमें देखिए आपको ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा। ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर दो लाइट लगा है, एक फैन और तीनों के लिए अलग अलग स्विच लगा है और ये न्यूट्रल है और ये फेज। इसमें कोई मेगर की सहायता नहीं ली जाती है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब और इसमें देखिए एक जो जिससे हम टेस्ट करते हैं वो यहाँ पर लगा है, इसको बोलते हैं टेस्ट लैंप लाइट। इसका मतलब एक को हम टेस्ट लैंप लाइट को एक फेज से जोड़ देते हैं और दूसरा इसका टर्मिनल अर्थ से कनेक्टेड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ये फेज से है और ये दूसरा इसका अर्थ से है। अब देखिए इस परीक्षण को करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इस परीक्षण को करने के लिए जो मेन स्विच है, फ्यूज है, स्विच है आदि की निम्न स्थिति में होना चाहिए। मेन स्विच जो है आपका ऑन पोजीशन में होना चाहिए और बाकी सभी स्विच ऑफ पोजीशन में होने चाहिए और सभी लैंप और अदर जो उपकरण घर में लगे हैं वो डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। अब जो परीक्षण लैंप है, टेस्टिंग लैंप है, उसका एक सिरा अर्थ वायर से और दूसरा सिरा स्विच के इनकमिंग टर्मिनल मतलब फेज से कनेक्ट कर देते हैं। और जो अगर लैंप जलता है तो इसका मतलब होता है कि स्विच जो है फेज वायर से जुड़ा है, अगर नहीं जलता है तो अर्थात मतलब कि न्यूट्रल वायर से जुड़ा है। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट है आपका अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट है इसको भी हम किसकी सहायता से करते हैं, मेगर की सहायता से इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। मेगर का लाइन टर्मिनल जो है मुख्य स्विच में फेज कंडक्टर से जुड़ा होता है और मेगर का अर्थ टर्मिनल जो है एक अर्थ पॉइंट से जुड़ा होता है। इस टेस्ट में मेगर को 0.5 और 1 मेगा ओम के बीच में वैल्यू आना चाहिए। इसलिए अगर जो मेगर है आपका अगर 1 मेगा ओम से अधिक रीडिंग दिखाता है तो इसका ये मतलब होता है कि मुख्य से जो मेन स्विच है वो ठीक से अर्थिंग नहीं है या अर्थ वायर आपका कहीं से टूट गया है, जिसमें करेक्शन की आवश्यकता है। तो इसका डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मेगर है और यहाँ पर देखिए जो अर्थ और मेगर का अर्थ टर्मिनल को अर्थ पॉइंट से जोड़ा गया है और लाइन टर्मिनल को मेन स्विच से जोड़ा गया है। तो